कल वाले ही कंसेप्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए, इसमें जैसे ये प्लेटफॉर्म की एक वेलोसिटी दी है राइट साइड वीपी, और इसके ऊपर से किसी पर्सन ने कोई बॉल फेंकी है और वो बॉल उसने थ्रो की है विद यू स्पीड और एंगल ऑफ थीटा। अब ये क्वेश्चन में लिखा है हमारे सामने, क्वेश्चन के लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है कि दिस स्पीड यू इज रिलेटिव टू द पर्सन जो इस पे है, मतलब दिस पर्सन, जिस जो पर्सन प्लेटफॉर्म पे है, इसके रिलेटिवली यू स्पीड है एंड दिस एंगल थीटा इज आल्सो रिलेटिव टू दिस पर्सन। मतलब कि ये स्पीड और ये एंगल इसके मेजरमेंट से आ रहा है, इस पर्सन के मेजरमेंट के हिसाब से बॉल की स्पीड यू है और एंगल थीटा है, बट ये पर्सन एक प्लेटफॉर्म पर है जिसमें एक वेलोसिटी वीपी है। क्वेश्चन ये है कि जो पर्सन ग्राउंड पे होगा उसके हिसाब से बॉल की क्या वेलोसिटी होगी। फॉर दिस पर्सन अगर पूछा जाए व्हाट इज द स्पीड एंड एंगल ऑफ दिस बॉल एट विच इट इज मूविंग। तो कल हम लोगों ने इस कंसेप्ट को देखा था यार कि इसको हम लोगों ने उससे कंपेयर किया था बॉलर से, और ये कहा गया था कि अगर पर्सन प्लेटफॉर्म के ऊपर है और प्लेटफॉर्म चल रहा है तो ट्रेडमिल वाले एग्जांपल का यूज करके हम लोगों ने ये कहा था कि पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ रनिंग प्लेटफॉर्म इक्विवेलेंट टू इज इक्विवेलेंट टू एज इफ द पर्सन इटसेल्फ इज मूविंग विद वेलोसिटी वीपी। मतलब ये पर्सन एक तरीके से वीपी वेलोसिटी से चल रहा था और चलते चलते उसने एक बॉल फेंकी है अगर, तो उस बॉल की जो टोटल वेलोसिटी होगी उसमें पर्सन की वेलोसिटी और जिस स्पीड से उसने फेंका है उसको थ्रू किया है ये वेलोसिटी, इन दोनों को वेक्टोरियली ऐड कर देते और वो एक्चुअल वेलोसिटी होती है रिलेटिव टू सम पर्सन ऑन द ग्राउंड। तो इस बॉल की जो वेलोसिटी है उसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट है u इंटू कॉस थीटा और वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी है u इंटू साइन थीटा। बट ये दोनों ही वेलोसिटी इस पर्सन के थ्रो करने के बाद की है, और थ्रो करने से पहले मतलब बॉल को फेंकने से पहले पर्सन खुद एक इनडायरेक्ट तरीके से वीपी की स्पीड पर चल रहा था, तो इसकी अपनी वेलोसिटी भी बॉल में ट्रांसफर की जाएगी, मतलब ऐड की जाएगी। और क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है तो इसको हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट में ऐड करेंगे, यानी यहाँ पर प्लस ऑफ वीपी। तो ना ये पूरी चीज कहलाएगी इस बॉल की टोटल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और ये चीज कहलाएगी बॉल की टोटल वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी। अब इसके बाद रिजल्टेंट वाला कंसेप्ट जब लगाएंगे इन दोनों का वेक्टोरियल रिजल्टेंट लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से, तो जो इनका रिजल्टेंट आएगा ये कहलाएगी वेलोसिटी ऑफ द बॉल रिलेटिव टू समवन ऑन द ग्राउंड। और इस रिजल्टेंट वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बन रहा होगा, लेट्स से अल्फा बन रहा है, तो ये अल्फा भी निकालोगे tan ऑफ अल्फा इक्वल टू वाई डायरेक्शन में यू साइन थीटा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये पूरी लेंथ यू कॉस थीटा प्लस वीपी। इसमें क्या डाउट है भाई, आप बताओ। इस कंसेप्ट को समझने में डाउट, वेलोसिटी वाला कंसेप्ट। नो सर। नो सर। आराम से। नो सर। नो सर। ये बात आपको समझ आ रही है ना कि प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी को हमने बॉल के थ्रो करने वाले वेलोसिटी पे ऐड क्यों किया है। मतलब बॉल को जिस स्पीड से फेंका गया था और जिस एंगल पर फेंका गया था उसमें हमने प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी ऐड की है। ये बात समझ आ रही है आपको लॉजिकली? यस सर। यस। ओके। नाउ यानी कि जो पर्सन प्लेटफॉर्म पर है, जो पर्सन प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है, उसकी नजर में बॉल को थीटा एंगल पर यू स्पीड से फेंका गया है, बट जो पर्सन ग्राउंड पे है उसकी नजर में कुछ और कंडीशन। जो पर्सन ग्राउंड पे है उसकी नजर में बॉल को थीटा एंगल पर नहीं फेंका गया, इस पर्सन की नजर में बॉल को अल्फा एंगल पर फेंका गया।
और अल्फा और थीटा में डिफरेंस आएगा इस रिलेशन के हिसाब से। इनफैक्ट अल्फा की वैल्यू थीटा से कम ही आएगी। यस सर। ठीक, हाँ जी, क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ज्यादा दिख रहा है इसको, मतलब इसकी नजर में बॉल में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ज्यादा वेलोसिटी है, जबकि इसका ये कहना है कि नहीं, बॉल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा है। इसका कहना है कि बॉल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा प्लस vp है। इसी को आप बोलते हो नजर नजर का डिफरेंस है, या फिर यूं कह लीजिए रेफरेंस फ्रेम वाला प्रॉब्लम है, कि एक के हिसाब से कुछ और है, दूसरे के हिसाब से कुछ और है। देन इसके बाद आते हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि प्लेटफॉर्म की लंबाई बहुत ज्यादा है। दैट मीन्स इसको इसलिए ज्यादा मान के चल रहे हैं कि ये बॉल प्रोजेक्टाइल मोशन करने के बाद वापस प्लेटफॉर्म पे ही आएगी। अब जो ग्राउंड पर पर्सन है, अगर हम इससे एक्सेलरेशन के बारे में बात करें कि यार इस बॉल में कितनी एक्सेलरेशन है, और इनसे पूछे कि इस बॉल में क्या एक्सेलरेशन है, एज्यूमिंग कि जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसके पास एपी की एक्सेलरेशन थी, प्लेटफॉर्म के पास एपी वाली एक्सेलरेशन है ना, अगर इस पर्सन से पूछा जाए कि इस बॉल में क्या एक्सेलरेशन है, और जो ग्राउंड पर है उनसे पूछा जाए कि बॉल में क्या एक्सेलरेशन है, तो जो पर्सन ग्राउंड पे है, पर्सन ऑन द ग्राउंड, ये न्यूटन लॉ अप्लाई करेंगे। एक्चुअल में न्यूटन लॉ की भी अपनी एक लिमिटेशन है कि न्यूटन लॉ सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो स्टेशनरी हो, मतलब अगर कोई खुद एक्सेलरेट कर रहा हो तो वो न्यूटन लॉ को अप्लाई नहीं कर सकता। तो और न्यूटन लॉ में सिंपल बताया गया है कि एक्सेलरेशन बराबर फोर्स अपॉन मास। तो इनसे ये पूछा जाता है कि इस बॉल पर क्या फोर्स है, तो इनका ये कहना है कि क्योंकि बॉल हवा में है तो हवा में सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स लग सकती है, तो इनके हिसाब से एक्सेलरेशन की जो वैल्यू हुई बॉल के, एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉल इज सिंपली द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये न्यूटन लॉ के हिसाब से आंसर कर रहे हैं। बट जब इनसे पूछा जाएगा कि इस बॉल में क्या एक्सेलरेशन, तो ये न्यूटन लॉ लगा नहीं सकते, मतलब ये फोर्स अपॉन मास का यूज नहीं कर सकते, वो न्यूटन लॉ के लिमिटेशंस में ही है कि न्यूटन लॉ कैन नॉट बी यूज्ड बाय एवरीवन। If a person who himself or herself is accelerating, that person cannot use Newton law। कर सकते हैं, बट उसके लिए फिर क्या करना होता है, हमको एक नई चीज इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है, कॉल्ड स्यूडो फोर्स। तो ये जो आंसर देंगे ये थ्रू द मेथड ऑफ रिलेटिव देंगे, मतलब इनकी नजर में इस बॉल की जो एक्सेलरेशन है वो हम रिलेटिव वाले कंसेप्ट से निकालेंगे, जिसमें ये कहा गया था कि एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉल रिलेटिव टू, इनको अगर हम नाम देते, सपोज ये पर्सन हमारा P2 मान लेते हैं और ये पर्सन P1 मान लेते हैं, तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू P2, तो जो हमारी डेफिनेशन कल डिस्कस हुई थी उस डेफिनेशन के हिसाब से ये होगा एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ द P2। और कल के डिस्कशन में हम लगातार इस बारे में कह रहे थे कि राइट हैंड साइड पर जो एक्सेलरेशन यूज करते हो वो एब्सोल्यूट होती है, बॉल की एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन और पर्सन P2 की भी अपनी एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन। और एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन किसको कहा जाता है, एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन बोलते हैं उस एक्सेलरेशन को जिसका ऑब्जर्वेशन ग्राउंड से लिया गया, और जो ग्राउंड से ऑब्जर्वेशन है वो न्यूटन लॉ से हो रहा है, तो वहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू जी आ रही है, यानी कि बॉल की जो एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन है वो जी के बराबर है, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और प्लेटफॉर्म P2 की एक्सेलरेशन एपी है, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो इन दोनों का जब रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, मतलब माइनस करेंगे जब दोनों वेक्टर्स को, तो जो नया वेक्टर बन करके आएगा बाय सब्ट्रैक्शन ऑफ दीस टू, वो कहलाएगी बॉल की एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू P2। और सब्ट्रैक्शन वाला कंसेप्ट अगर यूज करें कि एक वेक्टर में से दूसरा वेक्टर माइनस करना है, तो पहले ये वाला वेक्टर डाउनवर्ड प्लॉट करेंगे, और जिस जिस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है उसकी डायरेक्शन को पलट करके ऐड कर देते, तो ये जी हो गया, और इसमें राइट था, पलट दीजिए तो लेफ्ट हो गया माइनस ए पी, और ये जो नया वेक्टर बन करके आएगा ये कहलाएगा एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू P2। एंड दैट मीन्स कि इसकी नजर में, मतलब इनकी नजर में बॉल में जो एक्सेलरेशन है वो कंप्लीटली वर्टिकल डायरेक्शन में है,
लेकिन इनकी नजर में बॉल की जो एक्सेलरेशन है वो वर्टिकल ना होकर के किसी एंगल पर है। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बॉल की एक्सेलरेशन की वैल्यू जी है, सिर्फ वर्टिकल है, मतलब हॉरिजॉन्टली कोई एक्सेलरेशन नहीं है। और इनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो बॉल के एक्सेलरेशन में एक वर्टिकल कंपोनेंट जी भी है और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एपी है, मतलब वर्टिकल एक्सेलरेशन भी है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन भी है। ये हुआ इन दोनों के ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसको समझो आप। वेलोसिटी में हम अलग लॉजिक यूज कर रहे हैं और एक्सेलरेशन में अलग लॉजिक यूज कर रहे हैं। एक्सेलरेशन में हम न्यूटन लॉ का लॉजिक लगा रहे हैं और वेलोसिटी में ये लॉजिक लगा रहे हैं कि एक रनिंग पर्सन ने बॉल फेंका है। मेरे यहाँ तक यस सर। यस सर। एक्सेलरेशन में कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? नो सर। ठीक नो सर। ठीक। तो अब हम, क्योंकि इन दोनों की ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग वेलोसिटी एंड रिगार्डिंग एक्सेलरेशन अलग अलग है, तो इन दोनों की वजह से जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा उसके रिजल्ट्स भी अलग आएंगे। मींस अगर हम मोशन को एनालाइज करें, मोशन एनालाइज्ड बाय पर्सन P1 जो ग्राउंड पे, अगर इससे कहा जाए कि आप इस बॉल की मोशन को एनालाइज करिए, तो उस एनालिसिस में उस बॉल की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कितनी है। अगर हम इसके हिसाब से पॉइंट से बात करें, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस बॉल में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी आ रही है, तो उसका आंसर सीधा सा है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन u cos थीटा प्लस vp, u cos थीटा प्लस vp ये वेलोसिटी है। और इन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या एक्सेलरेशन है, क्या कोई एक्सेलरेशन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इनके पॉइंट ऑफ व्यू से? और ये न्यूटन लॉ लगा रहे हैं। हाँ, ये काइनेमेटिक्स नहीं यूज कर रहा है, ये न्यूटन लॉ यूज कर रहा है। और न्यूटन लॉ के यूज करने के बाद जब इनको समझ में आ गया कि हॉरिजॉन्टली कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो इस डायरेक्शन में नो एक्सेलरेशन। अगेन इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो u sin थीटा है, और उस वर्टिकल डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन जो कि g के बराबर है। और ये मोशन इन 2 डायमेंशन हो गया। एक डायमेंशन में वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन नहीं है, और दूसरे डायमेंशन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ही है। फर्दर प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट, अगर ये प्रोजेक्टाइल मोशन करके और फाइनली वापस आ जाता है किसी पॉइंट पर, हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, रेंज निकालना है, बाकी सब चीजें कैलकुलेट करनी, तो इसका सीधा सा आंसर है यार, अगर हम ये चेक करें कि वाई डायमेंशन में, अगर हम इसकी बात करें, वाई डायरेक्शन की बात कर लें, तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन दिस वाई डायरेक्शन, वाई डायमेंशन का डिस्प्लेसमेंट शुड बी इक्वल टू द इनिशियल वेलोसिटी इन द वाई डायमेंशन प्लस हाफ एक्सेलरेशन इन वाई डायमेंशन इनटू टी स्क्वायर। और बॉल अगर वापस प्लेटफॉर्म पर आ रही है तो उसका इनिशियल और फाइनल लेवल वो एक ही लेवल होगा। मतलब अगर उसके वाई कोऑर्डिनेट की बात करें तो यहाँ पर भी वाई कोऑर्डिनेट 0 आएगा, यहाँ पर भी वाई कोऑर्डिनेट 0 आएगा, एंड देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इन द वाई डायमेंशन विल बी 0। इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में उसकी u इंटू साइन थीटा, टाइम लेट्स से कैपिटल टी, एक्सेलरेशन वाई डायमेंशन में नेगेटिव साइड की तरफ है, तो माइनस का साइन लगाएंगे यहाँ पर, माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर, और इससे वही रिजल्ट आएगा जो नॉर्मल टाइम ऑफ फ्लाइट का रिजल्ट आता है, वही रिजल्ट आएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u sin थीटा बाई जी। और अगर हम रेंज की बात कर लें कि इनके पॉइंट ऑफ व्यू से बॉल कितना दूर जाके गिरेगी, मतलब इनके फेंकने से कितना आगे गिरेगी, जिसको रेंज बोलते हैं। तो फॉर रेंज अ काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ही है। रेंज भी डिस्प्लेसमेंट है, बट वो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन की डिस्प्लेसमेंट, मतलब इस डायमेंशन में कितना डिस्प्लेस कर रहे हैं वो आपका रेंज। तो जिस डायमेंशन में डिस्प्लेसमेंट है हम उसी डायमेंशन की वेलोसिटी देखते हैं और उसी डायमेंशन का एक्सेलरेशन भी देखते हैं। तो क्योंकि रेंज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की है तो आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली वेलोसिटी यूज करेंगे और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली एक्सेलरेशन यूज करेंगे। तो अगर हम s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाए
तो जितना वो रेंज है वो डिस्प्लेसमेंट हुआ, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी u cos थीटा प्लस vp इनटू टाइम, टाइम तो यही आएगा जो इधर से कैलकुलेट किया है, इनटू t, एंड प्लस हाफ at स्क्वायर, प्लस हाफ at स्क्वायर। बट प्रॉब्लम यह है कि उस डायमेंशन में कोई एक्सेलरेशन नहीं, तो प्लस हाफ at स्क्वायर नहीं करेंगे उसमें, जीरो एक्सेलरेशन इस डायमेंशन में। सो दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज, दो चीजें कैलकुलेट हो गई। अब अगर हम पर्सन P2 के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, पर्सन P2 के पॉइंट ऑफ व्यू से रेंज कितनी है और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। तो यार टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम हमारे या आपकी सिचुएशन पे तो डिपेंड करेगा जी, टाइम रेफरेंस फ्रेम वाली चीज तो है नहीं। अगर ये प्रोजेक्टाइल, हाँ अगर ये प्रोजेक्टाइल 5 सेकंड के लिए हवा में थी इसके हिसाब से, तो इसके लिए भी वो 5 सेकंड ही हवा में। टाइम फ्रेम पे डिपेंड करने वाली चीज नहीं है, टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो जो टाइम का कैलकुलेशन यहाँ पर है वही टाइम इनके लिए भी आएगा, बोथ द पर्सन। टाइम ऑफ फ्लाइट इज सेम फॉर ऑल, अनटिल कि हम स्पेशल रिलेटिविटी आइंस्टाइन वाली यूज कर लें जहां पर टाइम भी बदलता है, वो एक सेपरेट मुद्दा है, बट वो मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है। क्लासिकल फिजिक्स में टाइम फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता। तो नाउ फॉर P2, मोशन एनालाइज्ड बाय P2। तो उससे अगर इनसे पूछा गया, इनसे क्वेश्चनिंग की जाए कि आप बताओ कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, तो इनका ये कहना है कि यार हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो u cos थीटा है, वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी u sin थीटा। बट इनके पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेलरेशन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक रिवर्स एक्सेलरेशन है एक ही मैग्नीट्यूड का, यानी इस तरफ मैग्नीट्यूड AP का एक एक्सेलरेशन है और एक एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी है g का। मतलब इस पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से हॉरिजॉन्टल डायमेंशन और वर्टिकल डायमेंशन दोनों ही डायमेंशंस में एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है। सिंस टाइम तो सेम आ रहा है दोनों का, टाइम जितना इधर से कैलकुलेट करोगे उतना इधर से भी आएगा, बट रेंज में डिफरेंस होगा। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बॉल जब आगे एक डिस्प्लेसमेंट करेगी, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जिसको रेंज बोलते हो तो उसकी जब इक्वेशन लिख रहे हो, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट रेंज विल बी इनिशियल वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायमेंशन u cos थीटा इनटू टाइम, बट क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में एक्सेलरेशन भी दिख रहा है इसको, तो और वो भी वेलोसिटी के अपोजिट दिख रहा है, तो एक सेकंड टर्म भी आएगा यहाँ पर माइनस हाफ at स्क्वायर, ये चीज भी आएगी। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है, अगर हम इसको मैथमेटिकल ना देखना चाहें ना, आप नॉर्मल वैसे देखो, कॉमन सेंस का भी यूज करके देखें अगर, तो आपको ये समझ में आएगा कि रेंज में डिफरेंस क्यों है, दोनों दोनों को अलग अलग रेंज दिखने की वजह क्या है वो आपको समझाते हैं। पहले इसमें कोई डाउट पूछना है तो पूछ लिया, वरना भी हटा इसको इरेज करेंगे। सर दो सर। ठीक, अब आपको एक बहुत सिंपल सी बात समझाते हैं कि रेंज का डिफरेंस क्यों होता है, मतलब ऑब्जर्वेशंस में हमें रेंज अलग अलग क्यों दिखती है। की डायरेक्शन रिवर्स कैसे? हाँ वो तो नहीं मैथमेटिकल होगा, मैं सिंपल बात करना चाह रहा हूँ ताकि हमको दिमाग में बैठा रहेगी। देखो अगर आपको ये बात समझ में आ जाए कि मैकेनिक्स ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशंस है, जो हमें दिखता है वही हमारी इक्वेशंस में आना चाहिए, जो हमें दिखाई पड़ेगा वही हमारा आंसर आना चाहिए। मतलब इक्वेशंस कुछ इस तरीके से बनाई गई है फिजिक्स में कि वो आपके देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती है। समझो जरा, एक पर्सन जो इस प्लेटफॉर्म पर था उसने एक बॉल उसके हाथ में थी, और मान लीजिए इसी पर्सन के जस्ट नीचे ग्राउंड पर एक पर्सन है, इसको हम लोगों ने P1 कहा था शायद, P1 ऑन द ग्राउंड, एंड P2 इसको कहा था, ये कहा था ना P2 P1, ये उल्टे गए।
ग्राउंड वाले को P1 कहा था ना। यस Yes, सर, sir. यस सर। चलिए, तो ये ग्राउंड पे है, ये प्लेटफॉर्म पर है। बॉल को फेंका गया किसी एंगल पर। क्या आपको इतना ऑब्वियस सी एक बात समझ में आ रही है क्या कि जब तक ये बॉल हवा में रहेगी तब तक ये प्लेटफॉर्म चल रहा होगा। Yes, sir. तो जब वो बॉल वापस प्लेटफॉर्म पर आएगी, ऑब्वियसली बात है कि तब तक वो प्लेटफॉर्म आगे मूव कर चुका होगा। बाय द टाइम बॉल रिटर्न्स ऑन द प्लेटफॉर्म, मान लीजिए यहाँ पर बॉल रिटर्न हुई, तब तक ये पर्सन P2 भी तो आगे आएगा, प्लेटफॉर्म पे ही तो खड़ा है वो। यस सर। लेकिन जो पर्सन P1 था वो तो अभी भी वहीं पर है जहां पहले था। पर्सन P1 पहले भी यहीं पे था, अभी भी यहीं पे रहेगा, क्योंकि वो चल तो रहा है, उसकी पोजीशन चेंज हुई नहीं थी। तो पर्सन P1 की नजर में बॉल की इनिशियल लोकेशन ये है P1 की नजर में, और P1 की नजर में बॉल की फाइनल लोकेशन यहाँ पर है। तो इनिशियल लोकेशन से और फाइनल लोकेशन के बीच का जब डिफरेंस देखोगे आप, तो ये रेंज एज पर P1 में हम, क्योंकि इसको बॉल यहाँ पर दिखाई पड़ रही थी, अब उसको बॉल कहीं और दिखाई पड़ रही है, तो जितना वो दूर दिखाई पड़ रही है उसी को रेंज कहते हैं। लेकिन P2 प्लेटफॉर्म पे था, तो P2 की नजर में वो बॉल ये डिस्टेंस आगे गई, ये रेंज एज पर P2 है। मींस अगर हम कैलकुलेशंस ना भी करें तो ये बता सकते हैं कि किसके हिसाब से रेंज ज्यादा है। अगर कोई कैलकुलेशन ना की जाए तो भी आप इतना तो आइडिया लगा ही सकते हो कि रेंज P2 के पॉइंट से ज्यादा होगा या P1 के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा होगा। P1 से sir. साफ देखो, P1 से जो ग्राउंड पे है, और उसका मैथमेटिकल रीजन समझ में आ रहा है। अब आप इसको मैथमेटिकली समझ सकते हो कि क्यों ज्यादा आ रहा है उसका। इसलिए कि P2 की नजर में बॉल इस डायरेक्शन में एक कांस्टेंट वेलोसिटी u cos थीटा से चल रही थी। P2 की नजर में इधर वेलोसिटी u cos थीटा थी और एक रिवर्स एक्सेलरेशन भी था। एक तो वेलोसिटी कम है और उसको ऊपर से बैकवर्ड एक्सेलरेशन है, और P1 की नजर में उस बॉल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी u cos थीटा प्लस vp, और उसमें कोई एक्सेलरेशन भी नहीं था। तो एक तो इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है, दूसरा इसके रिवर्स एक्सेलरेशन से ये वेलोसिटी लगातार कम हो रही होगी और यहाँ पर वेलोसिटी मेंटेन रहेगी। तो लॉजिकल बात समझ में आ रही है। मतलब आउट ऑफ मैथ्स अगर सोचो तो आपको क्या ऐसा नहीं ये कन्विंसिंग लगता है कि भाई इसके हिसाब से रेंज क्यों ज्यादा आ रही है। मैथमेटिकल फॉर्मूला तो अपनी जगह पे। For Yes, this sir. person the ball is moving with larger velocity, ज्यादा वेलोसिटी से चल रहा है और कोई रिटार्डेशन भी नहीं है, और इसके हिसाब से बॉल कम वेलोसिटी से चली, ऊपर से रिटार्डेशन भी लग गया, तो नेचुरली डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगी। ठीक, इस पॉइंट को आप दिमाग में रखिएगा, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वाले कांसेप्ट्स को। अगेन बोलूंगा, फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज करोगे तो डिस्टर्ब हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। अब एक और एग्जांपल, सेम प्लेटफॉर्म वाला क्वेश्चन, बट दिस टाइम प्लेटफॉर्म इज गोइंग अपवर्ड विद अ वीपी वेलोसिटी एंड एपी एक्सेलरेशन, और उसी प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर के इसे P2 वाले पर्सन ने बॉल फेंकी एट u स्पीड थीटा एंगल। अगेन ये जो u है वो रिलेटिव टू P2 दिया गया आपको। रिलेटिव टू P2 बोलने का मतलब इस पर्सन के हिसाब से, इस पर्सन की जो मेजरमेंट्स हैं उसके हिसाब से वेलोसिटी u है, और इस पर्सन की मेजरमेंट के हिसाब से एंगल थीटा है। चलो क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट विल बी द टाइम ऑफ फ्लाइट एंड व्हाट विल बी द रेंज फॉर दिस पर्सन P2। तो टाइम ऑफ फ्लाइट
एंड रेंज कैलकुलेट करना है आपको, और कैलकुलेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू P2। देखो क्या है गया, कैलकुलेटेड बाय P2 या फिर इन द फ्रेम ऑफ अ P2, दोनों लैंग्वेज एक ही है। कैलकुलेटेड बाय P2 विथ रिस्पेक्ट टू P2 इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ अ P2, ऑब्जर्व्ड बाय P2, ये सब का मतलब एक ही है। वेलोसिटी स्टार्ट करिए। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशंस की वेलोसिटी, u और थीटा एंगल है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो गया u cos थीटा एंड वर्टिकल डायरेक्शन हो गया u sin थीटा। इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने की जरूरत तो है नहीं, बिकॉज ये वेलोसिटी ऑलरेडी इस पर्सन P2 के रिस्पेक्ट में दी गई है और उसी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन हो रही है, तो हमें इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। एक्सेलरेशन, पर्सन P2 का ये कहना है कि इस बॉल में ग्रेविटी की एक्सेलरेशन है। अब आप बताओ क्या ये पर्सन सच बोल रहे हैं कि इस बॉल में जी की एक्सेलरेशन है? इनसे, हाँ, इनसे पूछा जाए कैसे, एक्सेलरेशन का तो कॉज है, वेलोसिटी का कॉज नहीं होता है। वेलोसिटी तो आप मेजर कर सकते हो, बट एक्सेलरेशन को मेजर नहीं किया जाता है। एक्सेलरेशन का कैलकुलेशन होता है फोर्स के हिसाब से। तो अगर इनका कहना है कि एक्सेलरेशन जी है, तो इनसे क्वेश्चनिंग होगी, आप किस मतलब कौन से बेसिस पर कह रहे हो कि एक्सेलरेशन जी है? तो इनका ये कहना है फोर्स अपॉन मास। तो जैसे ही इन्होंने कहा फोर्स अपॉन मास, इमीडिएटली इनको रोका गया कि आप फोर्स अपॉन मास यूज करने के लिए एलिजिबल नहीं। आप एक्सेलरेशन बराबर F/m तो लगा ही नहीं सकते, क्योंकि न्यूटन ने आपको रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है। तो ये आंसर गलत है, मतलब जी एक्सेलरेशन नहीं होगा इसमें। तो इनको तुरंत याद आया, अच्छा न्यूटन लॉ नहीं लगाएंगे तो फिर रिलेटिव वाला फॉर्मूला लगाएंगे, रिलेटिव पे चलेगा। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल विथ रिस्पेक्ट टू P2 will be again acceleration of the ball minus acceleration of P2। बॉल की एक्सेलरेशन जी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो इनके लिए जी नहीं है। बॉल की जो जी वाली एक्सेलरेशन है वो उस पर्सन के लिए है जो ग्राउंड पे खड़ा है। तो ये जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस जो हमारा प्लेटफॉर्म है, और क्योंकि ये दो अपोजिट वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हो आप, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू अपोजिट वेक्टर्स में उनके मॉडुलस ऐड हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जी प्लस एपी का कंसेप्ट आएगा। और जिन लोगों को स्यूडो फोर्स का आइडिया होगा, मतलब जो 11th में पढ़ा होगा किसी ने स्यूडो फोर्स, तो वो भी इसको रिलेट कर सकते हैं। अगर उनको ये याद हो कि स्यूडो फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो किधर होती है, जिन लोगों ने अगर न्यूटन लॉ 11th क्लास में पढ़ा है और थोड़ा बहुत स्यूडो फोर्स के बारे में जानते हैं, तो शायद उनको ये भी पता होगा कि स्यूडो फोर्स और हाँ एक्सेलरेशन का अपोजिट हो। तो एक्सेलरेशन ऊपर है तो इसका मतलब स्यूडो फोर्स है नीचे, और ग्रेविटी भी नीचे, तो इसका मतलब नीचे फोर्स की वैल्यू बढ़ गई। एक तो ग्रेविटी की फोर्स, एक स्यूडो की फोर्स। फोर्स ज्यादा होने की वजह से एक्सेलरेशन भी ज्यादा हो रहा है, उससे कनेक्ट कर सकते हो आप। आगे आगे बस अब काइनेमेटिक्स का पार्ट आओ। तो ये फिर से करना तो इसको प्रोजेक्टाइल मोशन ही है। उस प्रोजेक्टाइल मोशन में एक बार फिर से अगर हम वाई डायमेंशन यानी कि वर्टिकल डायमेंशन की बात कर ले, तो वर्टिकल डायमेंशन में इसका एक्सेलरेशन 0 बोला जाएगा। अब वो क्यों 0 बोला जाएगा, देखिए सपोज इस पर्सन ने डिसाइड किया, इस पर्सन ने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम तैयार किया, और इसने कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो प्लेटफॉर्म पर रखा हुआ है, और प्लेटफॉर्म को ही इसने एक्स एक्सिस मान लिया और ऊपर के साइड वाई एक्सिस मान लिया। ये इसके हिसाब से कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब ये ऑब्वियस है, ये तो ऑब्वियस ही बात है कि जब वो बॉल इस प्लेटफॉर्म पर वापस आएगी तब तक हमारा प्लेटफॉर्म भी कुछ ऊपर जा चुका होगा। तो जब वो बॉल रिटर्न हो गई, बॉल रिटर्न, उस टाइम पर अगर आप देखो तो इस बात को ना भूलना आप
कि जो आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है वो प्लेटफॉर्म से अटैच किया हुआ है। तो जब हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम प्लेटफॉर्म से अटैच्ड है और प्लेटफॉर्म चल रहा है तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम भी चलेगा। मतलब ये जो ओरिजिन पॉइंट यहाँ था वो ओरिजिन पॉइंट अब यहाँ आ गया। हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस और ओरिजिन ये मूव कर रहे हैं यहाँ पर, और ये पर्सन भी यहाँ पर है। तो इस पर्सन की नजर में इस पे फाइनली वाई कोऑर्डिनेट 0 ही है, और इस पर्सन की नजर में इनिशियल वाई कोऑर्डिनेट भी 0 था। और फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट सेज दैट इट इज चेंज इन द कोऑर्डिनेट। तो क्योंकि यहाँ पर भी वाई कोऑर्डिनेट 0 हो रहा है, यहाँ पर भी वाई कोऑर्डिनेट 0 हो रहा है, और वो इसलिए 0 हो रहा है कि हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस मूव कर गया। तो हम ये कहेंगे कि वाई कोऑर्डिनेट में कोई चेंज हुआ नहीं, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में कुछ हुआ ही नहीं डेफिनेशन के हिसाब से। हम लोग अगर अपने इंट्यूशंस के हिसाब से चले तो हो सकता है हमारे दिमाग में ये सब चले यार कि बॉल तो ऊपर चली गई, तो ये क्यों कहा जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो हमें क्या लग रहा है, हम लोग क्या सोच रहे हैं उन पे जाना ही नहीं मेरे को। हमें सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की जो डेफिनेशन बुक में दी गई है, साइंस में डिफाइन की गई है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। और डिस्प्लेसमेंट को सिंपली ये डिफाइन किया गया है द चेंज इन कोऑर्डिनेट, फाइनल वाई कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल वाई कोऑर्डिनेट। उस डेफिनेशन के हिसाब से वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर की जो बेसिक इक्वेशन है, उसमें वाई डायमेंशन की बात करें अगर, तो वाई डायमेंशन में ये टर्म 0 आ रहा है। और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वाई डायमेंशन में कंसीडर किया है, तो फिर अब आप वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी वाई डायमेंशन का देखेंगे। और वाई डायमेंशन की वेलोसिटी यू साइन थीटा इनटू टाइम टी, और वाई डायमेंशन में जो टोटल एक्सेलरेशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, माइनस के साथ जाएगा, हाफ जी प्लस ए पी इंटू टी स्क्वायर। यहां से टाइम कैलकुलेट हो जाएगा, वो आ जाएगा 2u साइन थीटा बाय जी प्लस ए पी, जो कि नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है, जो वैसे जो फॉर्मूला होता है प्रोजेक्टाइल के टाइम ऑफ लाइफ का, वो होता है 2u साइन थीटा बाय जी का। मतलब जो बेसिक फॉर्मूला होता है उसमें नीचे ये टर्म नहीं होता, तो इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट कम हो गया, और वो होना भी था, वो होना भी था। लॉजिकली भी समझो आप, टाइम ऑफ फ्लाइट कम तो आना ही चाहिए। क्यों? ये बॉल एक प्रोजेक्टाइल मोशन करके और वापस आ रही है, तो अगर हमारा प्लेटफॉर्म नहीं चलता, अगर ये प्लेटफॉर्म यही होता, तो यहां से यहां जाने के बाद अभी आपको और नीचे आना पड़ता। ये इतनी बड़ी जर्नी होती है हमारी, लेकिन प्लेटफॉर्म ऊपर जाने से क्या आपको नहीं लगता कि इन दोनों की मुलाकात थोड़ा सा जल्दी हो जाएगी? मतलब अगर हमने यस सर। Yes, sir. ऐसे अगर एक चीज फेंकी और इसको स्टिल रखो आप, तो जब इसको फेंकोगे तो ये लौट के इसके पास आएगा, और फेंकने के बाद इसको भी ऊपर ले जाओ, तो जब ये लौटेगा तो इनकी जो सेकंड मीटिंग होगी वो जल्दी हो जाएगी। तो लॉजिकल भी समझ में आ रहा है कि टाइम कम होना चाहिए, मैथमेटिकली भी समझ में आ रहा है कि टाइम कम आएगा, जी प्लस ए पी होगा ये कन्विंस होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों लिया है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, आप फिगर्स वगैरह मत देखिए, सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन का यूज करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड रेंज तो रेंज तो ये वाला डिस्टेंस हो, बिकॉज ये ओरिजिन है अभी भी, ये बॉल यहाँ पर गिरी, तो ये पॉइंट 0,0, और ये अगर r डिस्टेंस होगा तो ये वाला पॉइंट आपका मतलब फाइनल x कोऑर्डिनेट r होगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका रेंज जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी इक्वेशन लगाएंगे, और वो इक्वेशन बनेगी हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में, r इक्वल टू, अगेन क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है तो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायमेंशन की रखेंगे u cos थीटा इनटू टाइम, बट टाइम ये वाला, ये t, और कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं यहाँ पर, जो भी एक्सेलरेशन है वो वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टली कोई एक्सेलरेशन नहीं, तो इतना ही रेंज आएगा इसमें। अब इमेजिन करिए अगर ये सारा ऑब्जर्वेशन, ये सब कुछ एक ऐसा पर्सन एनालिसिस करे जो ग्राउंड पे ही था, मतलब यही P2 के बगल में ग्राउंड पर एक P1 था। आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी क्या हुआ। और P1 ने अपने साथ एक कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच कर रखा है,
इसने अपने साथ कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम लगा रखा है, तो और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम कहीं मूव नहीं करने वाला है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम फिक्स्ड है, मतलब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन हमेशा यही रहेगा, इसका ओरिजिन ऊपर नीचे नहीं हो रहा। क्या इस वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से इनिशियल और फाइनल y कोऑर्डिनेट जीरो कहे जाएंगे? No, sir. नो सर। यानी कि इसके फ्रेम में, अगर हम इस पर्सन की फ्रेम में बात करें जिसका कोऑर्डिनेट सिस्टम जहां पहले था वही बाद में भी है, ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका ऊपर चला गया लेकिन ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जमीन पे ही रहेगा, तो इसके हिसाब से बॉल का जो फाइनल लोकेशन है उस फाइनल लोकेशन पे इसका कुछ y कोऑर्डिनेट भी होगा और इसका कुछ x कोऑर्डिनेट भी होगा। मतलब जिस डिस्प्लेसमेंट को, जिस y डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट को जीरो लिखा गया था वो इसके हिसाब से जीरो नहीं होगा। बट क्योंकि आंसर सेम आना चाहिए, तो अगर हम इस पर्सन के हिसाब से चले और हम डिस्प्लेसमेंट y डायमेंशन वाली की बात कर रहे हैं और उसमें लगाएं ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो जरा ध्यान से देखना, इस पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी चीजें डिफरेंट है इस पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो उतना ही होगा जितना हमारा प्लेटफॉर्म ऊपर जाएगा, जितना प्लेटफॉर्म ऊपर गया वही चीज डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन। तो ये चीज प्लेटफॉर्म के डिस्प्लेसमेंट के बराबर है और प्लेटफॉर्म के डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए उसकी वेलोसिटी और उसका एक्सेलरेशन दिया गया है। तो प्लेटफॉर्म, ये हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म इनटू टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ प्लेटफॉर्म इनटू टी स्क्वायर, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट। डेफिनेशन लगाई हमने, जितना y कोऑर्डिनेट चेंज होता है वो डिस्प्लेसमेंट है और y कोऑर्डिनेट उतना ही चेंज होगा जितना प्लेटफॉर्म ऊपर जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी वो भी सिर्फ y डायमेंशन में, तो इनिशियल वेलोसिटी y डायमेंशन में u sin थीटा, लेकिन ये u sin थीटा तो इस पर्सन P2 के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया था क्वेश्चन में, रिलेटिव टू P2 बोला गया था, ये इसके हिसाब से नहीं था, इसके हिसाब से वही वाला कंसेप्ट, पर्सन प्लेटफॉर्म पर था, मतलब पर्सन चल रहा था, चलता हुआ पर्सन एक बॉल फेंक रहा है तो उस पर्सन की वेलोसिटी को बॉल में ऐड कर दो, तो इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा प्लस vp लिखेंगे इनटू t माइनस हाफ। अब इस पर्सन के हिसाब से बॉल की एक्सेलरेशन, जी इस पर्सन के पॉइंट से बॉल की एक्सेलरेशन, अब ये जी जाएगा क्योंकि ये न्यूटन लॉ लगा रहा है, माइनस जी हाफ जी टी स्क्वायर। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ वाली इक्वेशन और यहाँ वाली इक्वेशन सेम है। देखिए इधर का vp इंटू टी और इधर का vp इंटू टी कैंसिल कर जाएगा, vpt एंड vpt कैंसिल, और ये जो हाफ ap टी स्क्वायर देख रहे हो इसको राइट साइड लेके आओ तो लेफ्ट हैंड साइड पर जीरो हो गया और इधर बन जाएगा u sin थीटा इंटू टी, और ये हाफ at स्क्वायर जब इधर जाएगा तो यही चीज आ जाएगी, आपकी सेम इक्वेशन आ जाएगी। बट क्योंकि ये सब साफ साफ समझ में आ रहा है यार कि टाइम का कैलकुलेशन यहाँ ज्यादा आसान पड़ रहा है, इधर टाइम कैलकुलेट करना इजियर है, इधर टाइम कैलकुलेट करना थोड़ा सा टफ हो गया था। बट ऐसा नहीं कि कैलकुलेट नहीं होगा, अगर कंसेप्ट क्लैरिटी है तो आप टाइम इनके हिसाब से भी निकाल सकते हो, इनके हिसाब से भी निकाल सकते हो और दोनों का सेम ही आंसर आएगा। क्लियर? यस Yes, सर। Yes, sir. एक्सेलरेशन में बस ध्यान रखना, एक्सेलरेशन ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करता है, और कहाँ जी लेना है, कहाँ जी और ए को, मतलब जी में से ए को सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसका सीधा आंसर है अगर ऑब्जर्वेशन ग्राउंड से हो रही है तो एक्सेलरेशन में सिर्फ जी रखिए, ओनली जी, और अगर एक्सेलरेशन, अगर ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म से हो रहा है तो फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू जी में से प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन सब्ट्रैक्ट कर दीजिए।
अब इस कंसेप्ट के बियॉन्ड चलते हुए मेरा एक और पॉइंट भी है। तो अब हमारा जो कंसेप्ट है वो है दो बेसिक कंसेप्ट, इनका भी आपको आइडिया देता हूं, जिसमें एक होता है रिवर बोट प्रॉब्लम्स और एक विंड और एरोप्लेन एयरप्लेन की प्रॉब्लम जो होती है। तो पहले रिवर बोट ही देख लीजिए। विंड एरोप्लेन प्रॉब्लम भी कह सकते हो आप इसको। इनमें भी बड़ा सिंपल लॉजिक है। थोड़ा सा मैथ को हटा दो, अभी थोड़ी सी मैथ हटाइए और अपनी अपनी डे टू डे बेसिस की ऑब्जर्वेशन लाइए, तो जो हम कहना चाह रहे हैं वो समझ जाओगे आप। कभी हम लोगों ने क्या, कभी अगर हम लोगों ने बैडमिंटन वगैरह खेला हो, ठीक है, तो नॉर्मली ये इंडोर गेम्स है, मतलब अगर देखा जाए तो ये नॉर्मली केसेस में इंडोर गेम्स होते हैं, है ना यार। इनको इनको आउटडोर में क्यों नहीं कर सकते, क्या प्रॉब्लम आएगी अगर हम बैडमिंटन आउटडोर गेम? शटल डेविएट हो जाती है किसकी वजह से? विंड गेम। हाँ ना, समझे। क्रिकेट तो आप आउटडोर खेल लेते हो, लेकिन बैडमिंटन को इंडोर खेला जाता है क्योंकि जो शटल होती है वो बहुत हल्की होती है, बहुत लाइट होती है, और उसमें हवा का इफेक्ट आता है। अगर हवा चलेगी तो वो डेविएट कर जाएगी, मतलब आप टारगेट किसी और डायरेक्शन में करोगे, हवा की वजह से वो किसी और डायरेक्शन में चली जाएगी। तो इसका मतलब क्या, विंड हमारे ऑब्जेक्ट के मोशन को अफेक्ट करती है कि नहीं करती है? करती है सर। यस सर बिल्कुल। बस ये बात समझ लीजिए। अब किस तरीके से करती है, ये बात समझ में आ गई कि हवा जो होती है ऑब्जेक्ट के मूव करने को, हवा की वजह से ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन बदल सकती है। हाँ, बहुत भारी चीजें तो नहीं बदलेगी। अब ट्रक चल रही है तो ट्रक में तो नहीं बदलेगा, हवा चलेगी तो, ट्रक का मास ज्यादा है। किस तरीके से बदलती है ये समझो आप। फॉर एग्जाम्पल, जो बैडमिंटन की ही अगर हम बात करें तो उसका जो शटल कॉक था उसको आपने मान लो राइट साइड फेंका, इस तरफ थ्रो किया, मतलब इस तरफ हिट किया आपने अपने रैकेट से, और विंड ऊपर की तरफ है। आपका ब्रेन क्या कहता है, फिजिक्स नहीं, मैथ वैथ छोड़ देना, आपका दिमाग क्या कहता है कि कहाँ जानी चाहिए? कॉमन सेंस। और ना हो तो घर में पंखा चला के देख, पंखा चला के देख लो, एक एक शटल कॉक ऐसे फेंको आप और हवा चला के देख लो कहाँ जाती है वो, किस डायरेक्शन में मुड़ जाती है, किधर डेविएट कर जाएगी। सर पैरा बोला चाहिए। मैं पैरा बोला नहीं कह रहे, हम कह रहे क्या सीधा चलेगा ये, ऑप्शन 1, हम कह रहे ऊपर चला जाएगा ऑप्शन 2, और हम कह रहे नीचे चला जाएगा ऑप्शन 3। कौन सा ऑप्शन आपको, आपका दिमाग क्या कहता है? ऑप्शन 2 वाला है। यही कंसेप्ट लगाना है मेरे को। मीन्स हवा और पानी, रिवर बोट मतलब पानी, और विंड एरोप्लेन मतलब हवा। हवा और पानी ये दोनों फ्लो करने वाली चीजें, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड को छोड़ दीजिए तो लिक्विड और गैस ये दोनों ऐसे मैटर्स हैं जो फ्लो करते हैं, मतलब इनकी खुद की अपनी एक स्पीड होती है। हवा में स्पीड होती है, पानी में स्पीड होती है, सॉलिड में स्पीड नहीं होती। और इनके स्पीड की वजह से इन हवा और पानी में अगर आप चलोगे तो ये आपके मोशन को इफेक्ट डालते हैं। अब जरा फिजिक्स के पॉइंट से सोचिए, फिजिक्स के पॉइंट से बड़ा लगाना कॉमन सेंस अपना। क्या तुम में से कोई है जिसको ये डाउट है कि ये ऑप्शन 2 सही नहीं है? पहले तो ये बात पूछ रहे हैं, कोई ऐसा भी है जिसको ऐसा लग रहा है कि नहीं, हम ये ऑब्जेक्ट उधर नहीं जाएगा, नीचे आएगा? है कोई? नो सर। आराम से बताओ, कोई ऐसे मतलब संकोच वाली बात नहीं भाई, अगर लग रहा हो तो बता दो, उसको भी क्लियर कर दे। वो ये एक ऐसी चीज है जो घर में कर सकते हो, पंखा चला कर देख लेते हो। एनीवे, तो ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि हमने ऑब्जेक्ट को फॉरवर्ड वेलोसिटी दी थी, लेकिन ये जा इस डायरेक्शन में रही है, मोशन इसका इस डायरेक्शन में हुआ, डेविएट कर गई।
हम लोगों ने इधर दिया था बट मोशन इस तरफ हुआ, तो ये क्यों हुआ? क्योंकि विंड की वेलोसिटी की वजह से। तो अब दिमाग लगाइए, ये वेलोसिटी हमने ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में ऐड की है या सब्ट्रैक्ट की है? कंसेप्ट लगाओ वेक्टर का। ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। अगर मैं विंड की वेलोसिटी ऐड करूंगा तो मेरा कंसेप्ट ऑफ वेक्टर के हिसाब से ये आंसर आएगा, ये इन दोनों का एडिशन है। और अगर सब्ट्रैक्शन करते तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए जिस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना होता है उसको रिवर्स करके डालना पड़ता है, तो हमारा ये डायरेक्शन आता है। बट क्योंकि एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब सीधा सा है कि जिस वेलोसिटी से आपने ऑब्जेक्ट को फेंका था उसके साथ विंड की वेलोसिटी ऐड हो गई, और यही कंसेप्ट लगाओ। अच्छा, अगर मान लीजिए हवा बिल्कुल ना चले, बिल्कुल एक ड्राई डे आ गया जिसमें बिल्कुल हवा चली नहीं रही, जिसको आप कहते हो कि स्टिल एयर, उस टाइम पर अगर हम ऑब्जेक्ट को इधर फेंकेंगे तो वो कौन से डायरेक्शन में जाएगा? हवा नहीं है सर सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन। तो हम इसको ये भी कहते हैं, इसीलिए वेलोसिटी को ये भी कहा जाता है इट इज द वेलोसिटी इन स्टिल एयर, इसकी लैंग्वेज ये भी कही जाती है। और ये वेलोसिटी कहां पहुंच जाएगी? ये होगा वेलोसिटी इन मूविंग एयर। मैथ में एंटर करने से पहले ये बात बिल्कुल दिमाग बिठा दो, हवा नहीं चल रही है तब जिस वेलोसिटी से उसको भेजा गया था, और हवा चलेगी तो जिस स्पीड से हवा चलेगी वो उस ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में आप ऐड कर दो। ये हवा का भी कंसेप्ट है और पानी का भी कंसेप्ट। अब यही चीज आप स्विमिंग पूल और रिवर का एग्जांपल ले, जैसे इंडोर और आउटडोर का एग्जांपल दिया आपको, वैसे स्विमिंग पूल का एग्जांपल। स्विमिंग पूल में पानी रुका हुआ होता है और रिवर में पानी फ्लो कर रहा होता है। तो अल्टीमेटली लॉजिक क्या हुआ कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ मूविंग मीडियम, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ मूविंग मीडियम, मीडियम से मेरा मतलब यहां पर एयर और वाटर से, मीडियम मतलब हवा और पानी से। क्या इसको ये कह दें कि दिस इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन द स्टिल मीडियम and plus the velocity of that medium? अगर वो बात जो भी समझा रहे थे वो समझ आई हो तो अब उसका मैथमेटिकल वर्जन देखो। आराम से जितने लोग हो मैं सभी से पूछो यार, अगर आपको वो बात जो भी समझा रहे थे रियल लाइफ एक्सपीरियंस के बेस पर, उस रियल लाइफ एक्सपीरियंस की मैथमेटिकल इक्वेशन ऐसे नहीं बन जाएगी। यस सर। पक्का ना? यस सर। इसी पे काम करना है मेरे को। रिवर बोट की प्रॉब्लम इसी कंसेप्ट के ऊपर काम करती है, दैट मीडियम कैन बी एयर और वाटर, दोनों के लिए बात कर रहे हैं पर। सिर्फ इसी कंसेप्ट को यूज करें। और जो ये स्टेटमेंट होता है दैट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन द स्टिल मीडियम, इसको कुछ बुक्स में, अब कुछ किताब वाले गलत लिखते हैं बट क्या करा जाए, इसको कुछ बुक्स में ये भी कहा जाता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू मीडियम। अब यही कंफ्यूज कर देता है, यही चीज मुझे कंफ्यूज कर देती है, सबको कंफ्यूज कर देती है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द मीडियम और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन द स्टिल मीडियम दोनों सेम ही है। एक्चुअली लैंग्वेज बदल दी गई। और ये आप पिछले क्लास के रिलेटिव के फिजिकल मीनिंग से याद करिए, जब आप लोगों ने ये कहा था कि ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो उसका एक फिजिकल मतलब बोला था। जब आप ये कहते हो कि मोशन ऑफ ए,
इसमें भी तो बी को रेस्ट पे ही माना जाता है। Yes, sir. Yes, sir. तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द मीडियम का मतलब क्या है कि मीडियम को रेस्ट पर मान करके जो वेलोसिटी आएगी, तो जब मीडियम को रेस्ट पर मान करके वेलोसिटी लाओगे तो वो चीज तो यही हो गई ना, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन द स्टिल मीडियम, क्योंकि वहां तो मीडियम एक्चुअल में स्टिल है और यहाँ पर आप स्टिल मान रहे हो, तो दोनों का मतलब एक ही। प्रोसीड करें भाई, अगर नहीं समझ में आया तो फिर बता दें, तो प्रोसीड करें, क्योंकि इसमें कंसेप्ट सिर्फ इतना ही है। Yes, sir. Okay, ठीक है, sir. देखो आपको इसका लॉजिक देखो। तो पहले रिवर वाला एग्जांपल लेते हैं। अब उसमें क्वेश्चंस किस तरीके से होते हैं देखो। उसमें कहते हैं कि भाई कोई एक देखिए, इसमें ये कह रहे हैं कि जो रिवर है उसके अपनी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है फ्लो करने की, मान लीजिए ईस्ट डायरेक्शन में। रिवर इज फ्लोइंग टू द ईस्ट डायरेक्शन विद वीआर स्पीड, और उस रिवर में कोई स्विमर या बोट, स्विमर और बोट, उसकी अपनी एक स्पीड दी गई है। मतलब क्या क्या गिवन है वो बता दे पहले आपको। जो गिवन है वो क्या क्या है वो समझो। वेलोसिटी ऑफ रिवर is a VR. Say for example ये 3 किलोमीटर पर आवर है और ईस्ट डायरेक्शन में, मतलब रिवर के वेलोसिटी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमारे सामने है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता है। फिर आपको ये कहा गया है वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर वो गिवन है 4 किलोमीटर पर आवर। डायरेक्शन है लेकिन, मतलब रिवर की वेलोसिटी, तो फिर रिवर की तो लॉजिकल सी बात है, क्यों देंगे डायरेक्शन। रिवर किस तरफ चल रही है तो कोई भी देख के बता देगा। आप रिवर के पास चले जाओ, आपको मालूम चल जाएगा पानी किधर जा रहा है। बट अब एज ए स्विमर हम कौन सी डायरेक्शन में स्विम करेंगे ये तो हमारी मर्जी के ऊपर है। मतलब स्विमर के बारे में ये बता सकते हो कि ये स्विमर मैक्सिमम क्या स्पीड पर चल सकता है। और हर स्विमर के, हर किसी भी स्विमर की, किसी भी बोट की, किसी भी व्हीकल की एक अपर लिमिट होती है स्पीड में। तो 4 किलोमीटर पर आवर इस स्विमर की अपर लिमिट है, इससे ज्यादा वो स्विम कर ही नहीं सकता। मतलब इसके बॉडी के अंदर ऐसी पावर है ही नहीं कि वो 4 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा चल पाए, कमजोर होगा कोई। क्वेश्चन पूछते हैं कि ये कौन सी डायरेक्शन में स्विम करे सो दैट कि ये बिल्कुल अपोजिट वाले पॉइंट पर चला जाए। मतलब जहां से स्टार्ट कर रहा हो उसके बिल्कुल सामने वाले पॉइंट पर जाना है, एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट। हाँ जी सर, ये वेलोसिटी ऑफ जो रिवर है ये कांस्टेंट है पूरी पूरी ब्रेथ में? हाँ ये कांस्टेंट, ये मान के चल रहे हैं कि पानी एक कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, हालांकि ये भी अप्रोक्सीमेशन है। हाँ सर, क्योंकि ये एक्चुअल में रिवर्स में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में जो जो घाट होते हैं, जैसे आप इधर अपने गंगा जी के किनारे जाओ तो घाट के आसपास का पानी स्टिल होता है और बीच में पानी ज्यादा स्पीड पर चलता है। बट वो सब रियलिस्टिक कंडीशन से उसको अवॉइड करो। चलो जी, ये बताओ, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट शुड बी द डायरेक्शन इन विच दिस पर्सन शुड स्टार्ट स्विमिंग सो दैट इट रीचेस टू द पॉइंट बी। Opposite to the flow of the river. Select में. सर नॉर्थ वेस्ट। सब बता रहे। अब जब भी आपके सामने क्वेश्चन फंसे और आपको रिवर बोट, देखो रिवर बोट का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता हमको, इसलिए क्वेश्चन टफ लगता है। बट बैडमिंटन का एक्सपीरियंस है।
तो आप जरा इमेजिन करो, अगर इस तरफ हवा, मतलब आप मान लो कि आप हो और आपका अपोनेंट प्लेयर यहाँ पर है, तो मैं आपको वैसे समझा दूं, एक्सपीरियंस लेने से क्या होता है कि मतलब थिंकिंग डेवलप होती है। मान लीजिए जो दो प्लेयर बैडमिंटन खेल रहे हैं वो आमने सामने है, अब आपको जो शटल है उसको इसके पास भेजना है और आपको पता है कि हवा आ रही है, तो आप किधर भेजोगे? अगर आप डायरेक्टली इसकी तरफ शटल भेजोगे तो क्या पहुंच पाएगा बी के पास? नो नो सर। इधर इधर हवा आएगी तो उसको आगे शिफ्ट कर देगी ना। यस तो लॉजिक क्या कहता है, फिर हम कहाँ भेजें? नॉर्थ Backside वेस्ट। भेजें। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। इसका मतलब इस तरफ आप बैडमिंटन लगाओ, मतलब बैडमिंटन का फेस इस तरफ रखिए, शटल को इस तरफ हिट करिए, मतलब स्विम, उसको स्विम इस तरफ करो, तो ये स्विम करने की डायरेक्शन है। स्विम करने की डायरेक्शन और मोशन की डायरेक्शन अलग अलग होती है, जाने का। अगेन बैडमिंटन, शटल को थ्रो करने की डायरेक्शन और शटल के एक्चुअल मूव करने की डायरेक्शन में अलग डिफरेंस आ सकता है अगर हवा होगी तो स्विम करने की डायरेक्शन ये है, और ये कुछ ऐसा एंगल बनना चाहिए सो दैट ये कंसेप्ट कि जब इसके अंदर हम रिवर वाली वेलोसिटी ऐड करें तो ओवरऑल मोशन हमारा इस डायरेक्शन में हो। तो अगर हम इधर की तरफ स्विम कर रहे हैं और उसके अंदर मुझे रिवर वाली वेलोसिटी को ऐड करना है तो वेक्टर एडिशन का रूल लगाओ, एक वेक्टर में दूसरा वेक्टर ऐड करने जा रहे हो। तो रूल सिंपल है, पहले वेक्टर की हेड पर ये सेकंड वेक्टर को ड्रॉ करेगी और ये एडिशन कुछ ऐसा होना चाहिए कि नेट इसका इस तरफ आए, ये मोशन की डायरेक्शन है। ये स्टेटमेंट भी अपने आप में उतना आसान नहीं है, मतलब अगर कोई पहली बार पढ़ रहा है तो हो सकता है उसको दिक्कत हो, क्योंकि स्विम करना और मूव करना दो डिफरेंट चीजें हैं यार। स्विम एंड मोशन डिफरेंट डायरेक्शन। क्या ये कुछ क्लियर हो रहा है आपको कि ये डिफरेंस क्यों है इन दोनों में? यस सर। यस सर। क्योंकि जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसमें मीडियम का कंट्रीब्यूशन, मीडियम की वजह से आप डिसाइड करते हो किधर जाओगे, बट स्विम करना हमारे ऊपर है। और क्योंकि हमको बी की डायरेक्शन में जाना है, क्वेश्चन के डिमांड है ये। अगर मोशन इस तरफ करना है तो स्विम इस तरफ करेंगे ताकि उसमें रिवर ऐड हो, एज पर दिस कंसेप्ट। आगे मैथ है, स्विम करने की वेलोसिटी है 4, इसको 5 मान लेंगे, 4 की जगह 5 कर दीजिए। तो स्विम करने वाली वेलोसिटी 5 और रिवर वाली वेलोसिटी 3 और ये एंगल निकालना है। तो इसको अगर आप अलग से देखो एक ट्रायंगल बना करके, 37 डिग्री। हाँ ये वेक्टर 5, ये वेक्टर 3, तो ये एंगल निकालना आप कितना आसान है। साइन थीटा 3/5, साइन थीटा 3/5 मतलब 37 डिग्री। तो हम ये कहेंगे 37 डिग्री नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, 37 डिग्री नॉर्थ से वेस्ट की तरफ अगर स्विम करेंगे तो मोशन इस डायरेक्शन में होगी। एंड नाउ अगर पूछा जाए कि इस रिवर की विड्थ ऑफ दिस रिवर सपोज दैट 1 किलोमीटर है या 500 मीटर है, 500 मीटर इसकी विड्थ है, तो टाइम कितना लगेगा इसको क्रॉस करने में? तो टाइम टू क्रॉस, टाइम एक बार बताइए, टाइम मोशन से रिलेटेड है या स्विम करने से रिलेटेड है? टाइम किस चीज की प्रॉपर्टी कर रहे हैं? मोशन। सर मोशन से। तो कितना मोशन आपने मूव कितना किया है, मोशन किस डायरेक्शन में हुआ है? मैं फिर बोल रहा हूँ नॉर्थ। नॉर्थ। हाँ, आप जब भी कंफ्यूजन, मैं बार बार इस चीज को रिपीट करूंगा, बैडमिंटन का गेम याद करिए, आपने शटल को मारा किस डायरेक्शन में वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि वो एक्चुअली गई किस डायरेक्शन में।
तो हमने भले इस तरफ शटल को मारा था लेकिन गई इस तरफ, तो हम तो ये डायरेक्शन देखेंगे जिधर वो गई है, जिधर उसने एक्चुअली मूवमेंट की है ये डिस्टेंस बताओ ना। तो उसने मूव किया है 500 मीटर यानी कि ½ किलोमीटर, और ये स्पीड चाहिए आपको, जो मोशन की डायरेक्शन है ये वाली स्पीड जो कि पाइथागोरस थ्योरम से आएगी 5 and 3, तो ये 4 यानी मोशन की स्पीड 4 है बाय 4, कुल मिलाकर के 1/8 आर आपका आंसर आएगा, 1/8 आर। सर जी सर अगर ये डायरेक्शन ऑफ स्विमर वाली वेलोसिटी का अगर हम कंपोनेंट निकाल लें डायरेक्शन ऑफ मोशन में, तब गलत हो जाएगा क्या? तब भी यही आएगा, तब भी यही आएगा। मतलब आप कह रहे हो 5 cos थीटा निकालते हैं ना, 5 into cos थीटा, यस सर। तब भी यही आएगा। सर उस केस में फिर जो बी एस साइन थीटा है और वी आर वो कैंसिल कर देंगे। हाँ वो भी है, अगर कम देखिए वो तो फिर ये हो गया ना कि वेक्टर को वो तो जान तो हाँ, वो तो फिर ये हो गया कि वेक्टर को ऐड करने का एक ज्योमेट्रिकल मेथड है और एक कंपोनेंट मेथड है। हमने ज्योमेट्रिकल मेथड यूज किया है जो ट्रायंगल लॉ बोलते हैं। हम चाहे तो कंपोनेंट मेथड भी लगा सकते हैं कि हम इसको रिजॉल्व कर लें, तो इधर जो कंपोनेंट आएगा उससे डिवाइड कर देते हैं इसको, मतलब दोनों का एक ही है। यस सर। तो ये हो गया कि शॉर्टेस्ट पाथ पर ट्रेवल करने का केस, मतलब कि दिस इज द केस ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ। देखो जिसको ये बात दिमाग में बैठ जाएगी कि स्विम करना और मूव करना इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, वो तो क्वेश्चन कर लेगा। और मेरा सजेशन यही होगा कि ऐसी प्रॉब्लम्स में फॉर्मूले पर डायरेक्टली जंप करने से पहले उस सिचुएशन की पिक्चराइजेशन, उसकी पिक्चराइजेशन अपने मन में लेकर के आओ कि किस टाइप का सिचुएशन है, एंड बेस्ट पिक्चराइजेशन आप बैडमिंटन या से ले सकते हो, बहुत बढ़िया समझ में आता है उससे। नाउ अगेन जो हमारा ये रिवर है वो राइट साइड पर फ्लो कर रहा है वी आर, फिर से वही स्पीड ले लो इसकी 3, और अब की बार हमारे पर्सन ने, हमारे स्विमर ने ये डिसाइड किया कि वो स्विम इस डायरेक्शन में करेगी, स्विम करने की ये डायरेक्शन होगी इसकी विद अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। अब बताइए मोशन कौन सी डायरेक्शन में? नॉर्थ ईस्ट। बिल्कुल। ऑब्जेक्ट velocity of object in the still medium, velocity of object relative to the medium, या फिर इसी को स्विम करने की वेलोसिटी कहते हैं, स्विम वाली वेलोसिटी। और जो आप यहां पर निकालोगे दोनों को ऐड करके, ये मोशन वाली डायरेक्शन है। तो और ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन इसलिए आएंगे क्योंकि एक वेक्टर इसमें ऐड हो रहा है। तो अगर आप स्विम इस डायरेक्शन में कर रहे हो तो मोशन की डायरेक्शन निकालने के लिए स्विम वाली डायरेक्शन में मीडियम की वेलोसिटी ऐड कर देते हैं। तो ये 5, इसमें रिवर की वेलोसिटी ऐड कर देते हैं 3। अब जो नया वेक्टर बना ये आपके मोशन की डायरेक्शन है, मतलब इस तरफ जाएंगे, मतलब स्विमर का एक्चुअल मोशन इस डायरेक्शन में होगा इधर। यानी जब ये रिवर क्रॉस कर चुका होगा ना तो ये यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको, ये मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि मोशन इस डायरेक्शन में होगा। एग्जैक्टली सेम चीज, शटल को इस डायरेक्शन में मारा था, इधर से हवा आ गई, वो उधर शिफ्ट कर गया, और इसको एक टेक्निकल लैंग्वेज में ड्रिफ्ट का नाम दिया गया। कितना हुआ ये ड्रिफ्ट, मतलब वो पर्सन कितना ड्रिफ्ट कर गया, तो वो निकाल सकते हैं। ड्रिफ्ट को अगर हम x मान लें
तो यहाँ दो तरीके के ट्रायंगल्स बने हैं। एक ये छोटा ट्रायंगल जो वेलोसिटी की वजह से बन रहा है 3 और ये 5, छोटा वाला ट्रायंगल। मान लीजिए ये एंगल थीटा है कोई, और एक बड़ा ट्रायंगल बन रहा है जिसमें ये ड्रिफ्ट आएगा और रिवर की विड्थ आएगी, और वो भी थीटा एंगल पे ही है। तो उसमें ये x हो गया, इधर ये 500 मीटर यानी कि हाफ किलोमीटर। तो एक ये छोटा ट्रायंगल बनेगा, एक ये बड़ा ट्रायंगल विड्थ और ड्रिफ्ट को लेकर के, दोनों में ये एंगल कॉमन है। तो tan थीटा फ्रॉम दिस ट्रायंगल 3/5 एंड tan थीटा फ्रॉम दिस ट्रायंगल x/हाफ से निकाल लेंगे x की वैल्यू। हो जाएगी 3/10 किलोमीटर। 3/10 किलोमीटर मतलब हो जाएगा अराउंड 300 मीटर का। और अगर पूछा जाए कि टाइम क्या लगा क्रॉस करने में, तो टाइम के लिए अगेन देखो, हम भी इसमें फॉर्मूले दिखा सकते हैं, फिर बोल दिखा सकते हैं फॉर्मूले। कोई होता, उससे हमने देखा है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि वो फॉर्मूले से कुछ होता ही नहीं है, फायदा होता नहीं है कोई। जितने मतलब इतने सालों में हमने कई चीजें एक्सपेरिमेंट कर ली, फॉर्मूला लिखा के देख लिया, जनरलाइज करके देख लिया, अंत में सुनने को यही मिलता है कि हमसे क्वेश्चन हो ही नहीं रहा। एंड में यही सामने आता है, रिवर बोर्ड के क्वेश्चन नहीं हो रहे। तो फिर हमें ये समझ में आ गया कि भैया इसको बिना फॉर्मूले के ही चले तो ज्यादा अच्छा है। फॉर्मूला टेम्परेरी सोल्यूशन है, अभी आएगा आपको, अभी हो सकता अच्छा लगने लगे, वो टेम्परेरी है। परमानेंट क्या है ये समझना प्रॉपरली। टाइम देखो, जो मोशन हुआ ये कितने, ये निकाल सकते हैं कि नहीं मोशन, ये लेंथ तो निकाल सकते हो। Yes, sir. चल इस लेंथ को थोड़ी देर के लिए हम कुछ a मान लेते हैं, सपोज ये डिस्टेंस a है, तो a डिवाइडेड बाय मोशन वाली स्पीड, स्विमर वाली स्पीड नहीं लेंगे आप, 5 नहीं लेंगे। तो ये डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। ये डिस्टेंस जो आएगी यहाँ से यहाँ तक वाली, ये सिंपल पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो। रूट ऑफ हाफ, और ये अगर किलोमीटर में जाए तो हाफ और 3/10, समझ रहे हो ना। मतलब अभी तो फिलहाल तो मैं a लिख रहा हूँ, लेकिन इस a को कैलकुलेट कर सकते हैं। और स्पीड वो ये वाली स्पीड होगी, जो इन दो वेलोसिटी का रिजल्टेंट आएगा, ये वाली स्पीड, तो अपॉन v। ये बात समझ में आई? Yes, sir. यस सर। ठीक है। अब मजे की बात देखो क्या है, हम तो बिल्कुल फंडामेंटल चल रहे हैं, कितना मोशन किया और किस वेलोसिटी से चले, जो बेसिक डेफिनेशन है। लेकिन एक मजे की बात यह है मैथ्स का, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, 90 90 थीटा थीटा, तो तीसरा एंगल सेम हो गया। सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स की एक प्रॉपर्टी होती है, रेशियो ऑफ दीज टू साइड्स, उनके हाइपोटेनियस का रेशियो, क्या वो इन दोनों साइड का रेशियो नहीं आएगा? प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। Yes, sir. So a upon v will also be half upon 5. .1 बस हो गया, कितना टाइम आ गया। मतलब एक्चुअली में मुझे a और v निकालना ही नहीं था, एक्चुअली a और v निकालना है ही नहीं, वो तो डेफिनेशन थी इसलिए आपको बता रहे थे। तो वो क्वेश्चन तो वैसे ही हो जाएगा हाफ अपॉन 5। ये 1/10 आ जाएगा। एक बार बताओ, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में टाइम कितना आया था? 1/8 1/8। वो ज्यादा है से कम है? ये 1/10 आ रहे हैं, वो 1/8 है। आता है। ज्यादा है सर। ज़्यादा। मतलब यहाँ टाइम कम लग रहा है मुझे, यहाँ रिवर को क्रॉस करने का टाइम कम है।
भले ही इसमें मुझे डिस्टेंस ज्यादा कवर करनी पड़ रही है लेकिन टाइम कम लग रहा है। और रिवर पिछले की क्वेश्चन वेलोसिटी में, में चलने से। हाँ, पिछले क्वेश्चन में डिस्टेंस तो कम कवर किया था हमने, मोशन इस डायरेक्शन में हुआ था। तो पिछले क्वेश्चन में मोशन जो था वो शॉर्टेस्ट पाथ पे हो रहा था, लेकिन टाइम तब भी ज्यादा लगा मुझे। यानी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप छोटे रास्ते पे चलोगे तो जल्दी पहुंच जाओगे। हो सकता है रास्ता छोटा हो, टाइम ज्यादा लग जाए, और कभी कभी रास्ता लंबा है, टाइम कम लग सकता है। भाई छोटा वाला रास्ता जो है वो टूटा फूटा गड्ढों से भरा है, जहां पर आपकी गाड़ी जो है वो एक स्पीड से आगे बढ़ ही नहीं रही कभी। और लंबा वाला रास्ता बिल्कुल एकदम स्मूथ डामर रोड बनी हुई है, जहां पर आप 100-200 की स्पीड पर गाड़ी लगा रहे हैं। तो हो सकता है कि रास्ता लंबा होने के बावजूद टाइम कम लगे। ये इसलिए बोल रहा हूँ कि कई लोग, कुछ लोगों के सोचने का डायरेक्शन ये भी होता है, शॉर्टेस्ट टाइम मतलब शॉर्टेस्ट पाथ। ये दो बिल्कुल अलग बातें हैं। और अपने कॉमन इसको भी रियल लाइफ एक्सपीरियंस से निकालो। घर से निकलते हैं कहीं जाने के लिए, तो एक खराब रास्ता होता है, एक अच्छा रास्ता होता है। तो भले अच्छा वाला रास्ता लंबा हो, लेकिन हम लोग जाते उसी रास्ते पे, पता है कि जल्दी पहुंच जाएगी। तो अगर मेरे को शॉर्टेस्ट टाइम चाहिए, मतलब कम से कम टाइम चाहिए अगर रिवर क्रॉस करने के लिए, तो दिस परपेंडिकुलर शुड बी योर डायरेक्शन ऑफ स्विम। स्विम करने की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होनी चाहिए। और अगर शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए आपको, तो फिर ये मोशन की डायरेक्शन होनी चाहिए, यानी कि स्विम करने की डायरेक्शन पीछे होगी। मतलब अगर हम परपेंडिकुलरली स्विम करेंगे तो मिनिमम टाइम में क्रॉस करेंगे, लेकिन हमारा रास्ता बड़ा हो जाएगा, पाथ लेंदी होगा। और अगर हम इस डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, यानी कि स्विम बैकवर्ड कर रहे हैं, तो हमारा पाथ छोटा होगा बट टाइम बड़ा होगा। ठीक है, बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, चाहिए फॉर्मूला या आप कर लोगे इस तरीके से, मतलब दिमाग लगा के थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे? कर लेंगे सर। कर लेंगे। तो एक बार Yes, sir. कोशिश करना। हाँ जी। तो फिर बोला फॉर्मूला लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मूला बना सकते हैं यहाँ पर। भाई जब इतनी मेहनत कर सकते हैं तो फॉर्मूला भी दे सकते हैं। बट अपना एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, किसी को बेनिफिट हुआ नहीं उससे। एट द एंड ऑफ डे और एग्जाम टाइम पर उसको यही समझ में आता है कि ये वेक्टर ऐड कर लो, मतलब फंडामेंटल ही काम करता है उससे। ये दो केसेस कॉमन है, शॉर्टेस्ट पाथ एंड शॉर्टेस्ट टाइम। तो मैं एक बार इसको जल्दी से बस आपके पिक्चर्स के फॉर्म में बना दे रहा हूँ, क्या करना है। अगर आप परपेंडिकुलरली स्विम कर रहे हो, तो ये कौन सा केस बताया मैंने आपको? Shortest Shortest time. टाइम लगेगा छोटा। और अगर आप परपेंडिकुलरली मोशन कर रहे हो, तो ये केस है शॉर्टेस्ट पाथ। इसका क्या मतलब है कि स्विम किधर कर रहे होंगे फिर? perpendicular. स्विम इस तरफ कर रहे हो। देखिए, मोशन और स्विम से हमेशा रिवर की साइड चलो। आप स्विम करने की डायरेक्शन को रिवर की तरफ डेविएट कर दे, लॉजिकल है। और अगर हम स्विम कर रहे हैं तो जिधर पानी जा रहा है ना, उस तरफ इस वेक्टर को घुमाइए। स्विम करने वाले वेक्टर को रिवर की डायरेक्शन में घुमा दो, तो ये आपके मोशन की डायरेक्शन है। और इन दोनों में सिर्फ एक वेक्टोरियल एडिशन है वी आर का, इसमें भी एक वी आर एड है। ये चीज माइंड में रखनी है। रहेगा आप दिमाग में यार ये चीज? यस सर। Yes. Yes, sir.
अच्छा आगे देखते हैं। इन दो के अलावा जनरलाइज भी है, मतलब इन दो के अलावा और भी क्वेश्चंस आते हैं बेस्ड ऑन द फंडामेंटल। इसमें एक तो हमने एक्चुअली कवर किया नहीं, मुझे पहले कर लेना चाहिए था कवर। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमारे स्विम करने की डायरेक्शन रिवर की ही डायरेक्शन में हो, तो ये तो आपका केस कहलाता है डाउन स्ट्रीम वाला। तो इस केस में आप मोशन कौन, मतलब आपकी मोशन की स्पीड क्या है, मतलब चलने की स्पीड एक्चुअल में बाय दिस रूल स्विम में रिवर को ऐड, तो मतलब अगर ये वीएस स्विमर की मान ले तो वीएस प्लस वीआर, ये सबको पता होता है, ये सबको पता होता है। इवन 9th क्लास 10th क्लास से मालूम चल जाता है कि डाउन स्ट्रीम में ऐड करना होता है। और ऑब्वियसली अगर हम रिवर के अपोजिट स्विम कर रहे हैं विच इज कॉल्ड अप स्ट्रीम, तो फिर यहाँ पर जो स्पीड होगी आपके मोशन वाली वो होगी वी स्विमर माइनस वी रिवर। ये 3-4 केसेस आते हैं। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, बता दें जो इमेजेस है, यस सर। एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन, मतलब वो इर्डो का है बट ऑलमोस्ट सभी बुक्स में कवर्ड है, वो लगभग सभी बुक्स में उस क्वेश्चन को कवर किया है। वो क्या कहते हैं, रेस हो रही है यहाँ पर, मतलब पानी में रेस हो रही है। उसमें क्या है, यहाँ से दो फ्रेंड्स तबला पानी में गए, ए एंड बी, दोनों ने आपस में एक बेट लगा रखी है, मतलब एक शर्त लगाई हुई है कि हम लोग सेम डिस्टेंस जाएंगे और सेम डिस्टेंस वापस आएंगे, देखें कौन पहले आता है। पर्सन ए ने डिसाइड किया है कि ये डी डिस्टेंस फॉरवर्ड जाएगा और वापस लौट आएगा, और पर्सन बी से कहा जा रहा है कि तुमको डी डिस्टेंस फ्रंट पे जाना है और फिर लौट के वापस आना है। तो कौन इस रेस को जीतेगा, मतलब कौन फर्स्ट आने वाला है? बी। पक्का? एक बड़ा कॉमन चीज है, मतलब अगर जिसको स्विमिंग आती है वो सोच सकता है कि क्या होगा। चलना बराबर है, चलना डी डिस्टेंस मतलब जितना डिस्टेंस इसको चलना है उतना ही डिस्टेंस इसको भी चलना है। और सबसे बड़ी बात है दोनों फ्रेंड्स बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, मतलब उनके स्विम करने की कैपेबिलिटी सेम है। जो स्विम वेलोसिटी है वो वीएस है, सेम फॉर बोथ। जितनी तेज ये तैर सकता है उतनी तेज ये भी तैर सकता है, तैरना दोनों को बराबर आता है। चलो देखो यार, हमको पता लगाना है कि दोनों में से विनर कौन होगा, इस रेस का विनर कौन है। तो पहले ए वाले के लिए पूछते रहे यार, ए वाले को टाइम कितना लगेगा। ए वाला जब इधर देखिए बहुत केयरफुली, ए का मोशन जब फॉरवर्ड हो रहा होगा तो ये कंसेप्ट स्विम और रिवर को ऐड करो आप, क्या बना उसकी स्पीड, मतलब ये डी डिस्टेंस आगे जाते समय क्या स्पीड दिखेंगी? VR plus VS। AR plus V. वी आर प्लस वी एस, ये और लौटने का जब VS लौटेंगे minus तो VR। यस माइनस वी आर, ये टोटल टाइम ए वाले को लगा, ए का टोटल टाइम ये। बी वाले से पूछते हैं, अब क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, नहीं तो फिर फंस जाओगे, कोई फायदा नहीं है। पर्सन बी को
डी डिस्टेंस इस डायरेक्शन में मोशन करनी, ये डी डिस्टेंस मूव करना उसको। अब लगा दिमाग, पर्सन भी स्विम कहाँ कर रहा होगा फिर, अगर इसको मोशन इस डायरेक्शन में करनी है, नॉर्थ वेस्ट। North नॉर्थ वेस्ट। तो पहले हम जाने वाला केस दिखा दें आपको। अगर मोशन इधर करनी है तो स्विम आपको फिर इधर करना पड़ेगा, यानी ये वीएस होगा और उसमें वीआर ऐड होगा। ये आपके मोशन की डायरेक्शन है। पर्सन बी के लिए अगर टाइम कैलकुलेट करते हैं तो डिस्टेंस ऑफ मोशन, डिस्टेंस ऑफ द मोशन इज डी, और मोशन वाली वेलोसिटी क्या है, मोशन वाली वेलोसिटी स्विम वाले वेलोसिटी से अलग होती है। मोशन वाली वेलोसिटी इन दोनों के पाइथागोरस थ्योरम से आई, रूट ऑफ VS स्क्वायर माइनस वीआर स्क्वायर। डिस्टेंस ऑफ मोशन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ मोशन। स्पीड ऑफ मोशन स्विम करने को नहीं बोलते हैं। और लौटने में, ये तो जाने का हो गया, लौटना भी है उसको, तो लौटना भी इसी डायरेक्शन में है। क्या सेम टाइम नहीं लगेगा? नहीं, सेम ही टाइम लगेगा, टाइम तो सेम लगेगा ना, तो इसका डबल कर लीजिए। यस सर। अब आप चेक करो कि कौन सा टाइम ज्यादा है। तो ये कैसे चेक करें टाइम कौन सा ज्यादा है? इसके लिए हम दोनों टाइम का रेशियो फाइंड कर लेते हैं, टाइम ऑफ ए डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ बी। तो ये वैल्यू अगर हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो 2dvs आएगा 2dvs अपॉन vs स्क्वायर माइनस वीआर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ये चीज। तो एक्चुअली जब हम डिवीजन करेंगे 2d अपॉन ये रख सकते हैं, तो आपको साफ दिख रहा है कि 2d और 2d कैंसिल कर जाएंगे, ये एक रूट भी कैंसिल कर जाएगा, जो टर्म बचेगी वो ये बचेगी सिंप्लीफाई करने के बाद। vs बाय रूट ऑफ vs स्क्वायर माइनस वीआर स्क्वायर, ये बचेगी। ठीक है, यस सर। जो कि 1 से ज्यादा है। डिनोमिनेटर vs से छोटा है, तो vs स्क्वायर में से कुछ माइनस हो जाएगा तो उसका स्क्वायर रूट vs से छोटा हो जाएगा, और यहाँ vs, तो ये वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है, मतलब कि टाइम ऑफ ए इज मोर देन टाइम ऑफ बी। तो बी इज द विनर। और आया कहानी समझ में? यस यस सर। Yes, sir. Yes, sir. भाई मैं इतनी बार चिल्लाया मैंने इसलिए कि आप ये समझ लो, और कोई तरीका नहीं। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला काम करता है बताइए? अगर ये क्वेश्चन सामने होता तो इसमें कौन सा फॉर्मूला काम करता है? कोई फॉर्मूला नहीं काम करता है, इसमें यही चीज काम करती है। और एक और प्रॉब्लम है जो अगेन क्लासिकल प्रॉब्लम जिसको बोलती है, बहुत ही क्लासिकल प्रॉब्लम्स का मतलब ये होता है कि हर एक कोई इस प्रॉब्लम से मतलब हाईली इम्प्रेस है, और ये मेरे ख्याल से जो इरोडोव है उसका शायद पहला ही क्वेश्चन है, उस बुक का फर्स्ट क्वेश्चन है। जिसमें इस डायरेक्शन में एक रिवर फ्लो कर रहा है। अब क्वेश्चन के एग्जैक्ट लैंग्वेज को नहीं यूज करेंगे, बिकॉज एग्जैक्ट लैंग्वेज में जो टर्म्स हैं वो शायद हम लोग को ना समझ में आए, बट कहना वो क्या चाह रहे हैं वो समझो। कहना ये चाह रहे हैं कि एक बोट है, मोटर बोट मान लीजिए,
आपको उसकी उसी चीज को दूसरे तरीके से बोल रहा हूँ, मोटर बोट। और कौन सी बोट होती है? अगर मोटर बोट देखी जाए तो उसके अलावा भी कोई बोट होती है? बोट भी कई तरीके से होते हैं ना, सेल बोट, मोटर बोट। सेल बोट वो जो लकड़ी वाली होती है, चाकू मारने वाली। मोटर बोट पे मोटर लगी हुई है, बट इसका मोटर डैमेज है, मोटर खराब है। अब बताइए क्या ये बोट चलेगी कि नहीं चलेगी? चलेगी सर। चलेगी सर। कितनी स्पीड से? मोटर नहीं चल रही, मतलब एक ये तो वो हो गया, कार का इंजन खराब हो गया, वी आर मतलब डेड मोटर है। तो अब वो तो सिंपल एक पानी में लकड़ी हो गया, जैसे पानी में लकड़ी रखी हुई है, वो तैरेगी अपना। अब वो कह रहे हैं कि इससे, इस बोट से कोई एक ऑब्जेक्ट फॉल कर गया, उस बोट पर से कोई एक ऑब्जेक्ट पानी में गिर गया, नहीं एक मिनट को, शायद हमने क्वेश्चन गलत याद आ गया, सॉरी, ये दूसरा क्वेश्चन है कोई, या क्वेश्चन गलत हो गया हमसे। ये मोटर खराब नहीं हुई है, मोटर सही है, मोटर खराब नहीं है, बढ़िया मोटर चल रही है। हाँ, उसमें से ऑब्जेक्ट गिरा है, मतलब इस मोटर बोट परफेक्टली काम कर रही है, तो इसकी अपनी कुछ वेलोसिटी होगी, और उस बोट में से कोई एक ऑब्जेक्ट गिर गया, फिर ये बोट कुछ वापस आगे जाती है और यू टर्न करके वापस आती है। यू टर्न करके वो बोट जब वापस आई तो जो ऑब्जेक्ट गिरा था वो उसको मिल गया 6 किलोमीटर आगे, 6 किलोमीटर आगे मिला। मतलब उस ड्राइवर को याद आया कि भाई कोई चीज गिर गई थी, तो उसको उसको कुछ देर जाने के बाद याद आया कि कोई चीज जब से गिर गई है, तो उसको पाने के लिए उन्होंने वापस गाड़ी घुमाई, और गाड़ी घुमा करके जब वापस आए तो वो उनको मिला, लेकिन जहां पर गिरा था उससे 6 किलोमीटर आगे मिला। और ये जो यू टर्न लिया था, ये 1 घंटे के बाद दिया था इन्होंने, ये क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है, द मोटर बोट टेक्स यू टर्न आफ्टर 1 आवर। What is the speed of river? What is the speed of river? 6 किलोमीटर पर आवर। नहीं, 1 घंटे बाद तो वो पलटा था यार, मतलब हम बोट में बैठे हैं मान लो, तो हम 1 घंटे बाद पलटे उससे, 1 घंटे बाद इससे मिल थोड़ी रहे, ओके सर। क्योंकि यू टर्न करने के बाद जब थोड़ा सा और चलोगे तो ये भी तो कुछ टाइम लगेगा। यस सर, यस। हाँ, और ये आप समझ सकते हो कि जो जो ऑब्जेक्ट गिरा था वो आगे क्यों आ गया, समझ आ रहा होगा भाई, जो क्योंकि पानी में जहां गिरा था वही होना चाहिए था उसको, लेकिन वो आगे क्यों आ गया? वो पानी में तैर करके आ गया होगा, पानी के साथ साथ वो भी चला गया होगा। सर इंजन की स्पीड 0 है? नहीं, मोटर काम कर रही है, मोटर बोट में मोटर काम कर रही है। खराब मोटर होगी तो यू टर्न नहीं कर पाएंगे। उसने रिवर की क्या स्पीड हो? तो एक लॉजिकल वे में सोचना जरा, इस 1 घंटे में मोटर बोट डाउन स्ट्रीम है या अप स्ट्रीम है? तो उसकी स्पीड क्या लिखेंगे? बोट 3 की, किलोमीटर पर आवर। हाँ जी सही, बोट की स्पीड और प्लस रिवर की स्पीड ऐड करके ये उसकी टोटल स्पीड आएगी। यस सर। और ये टोटल स्पीड और इनटू टाइम 1 आवर का, तो ये वो डिस्टेंस आया जो बोट आगे गया, उसमें से 6 किलोमीटर माइनस कर दो आप, तो अब ये वो डिस्टेंस है जो बोट को अप स्ट्रीम आना है।
इतना डिस्टेंस बोट को अप स्ट्रीम आना है, तो इट शुड बी अप स्ट्रीम जब आएंगे तो स्पीड होगी वीबी माइनस वीआर इनटू हमें ये टाइम पता करना पड़ेगा कि ये कितना टाइम था जब वो अप स्ट्रीम आया। तो ये बताइए, ये जो ऑब्जेक्ट 6 किलोमीटर चला है ये किस स्पीड से चला है? VR VR वी। तो क्या इसका टाइम नहीं निकाल सकते कि यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगा? 6 किलोमीटर गए और इस स्पीड से गए, 6/VR, ये टाइम आया। लेकिन ये टोटल टाइम आया यार, उसमें से ये 1 आवर को आप माइनस कर दो, क्योंकि हमें टाइम सिर्फ ये चाहिए अप स्ट्रीम का, -1। और मजे की बात ये है कि जब इसको सॉल्व किया जाता है, सर VS/1 + VS। नहीं तो मजे की बात ये, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वीबी का टर्म कैंसिल हो जाता है। देखो करके, करके देखो कैंसिल हो रहा है कि नहीं। नहीं हो रहा कैंसिल। ऐसा शायद नहीं हो रहा है। तो कैसे होगा फिर अभी? सर हमने किया है। कैसे? सर मेरा तरीका अलग है। मैंने शुरुआत में उसको डी डिस्टेंस मान लिया और वो 1 आ रहा है तो वीबी 1 आर इक्वल्स D/VB + VR कर लिया। फिर ये कर लिया कि ऑब्जेक्ट को 6 किलोमीटर चला और VR की स्पीड से चला है, तो उसका टाइम इक्वल कर दिया है मैंने 1 आवर और प्लस वो जो वापस आया है वो डी माइनस एक्स ले लिया उसको, फिर वो D-6 हो जाएगा क्योंकि वो 6 किलोमीटर ये चला है और ये डी पूरा लिया था, तो वो D-6 हो गया और नीचे VB-VR हो गया रिटर्निंग में। तो जब उसको दोनों को पुट किया तो VR3 आ रहा है। ठीक। अब ना मैं इसको इस मेथड से इसलिए, मतलब मेरा पॉइंट कुछ और अच्छी बात है। हम ये कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन को कितने आराम से कर सकते थे। देखो कैसे। अगर अगर हम एक ग्राफ बनाएं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट गिरा था उसकी वेलोसिटी का, और ये वेलोसिटी वो है जो नोटिस्ड बाय पर्सन इन द बोट है।
ये बात थोड़ा सा ना अजीब लगेगा। बोट में जो पर्सन है, पर्सन इन द बोट उसके हिसाब से, पर्सन इन द बोट उसके हिसाब से जो ऑब्जेक्ट गिरा है उसमें क्या स्पीड होगी? प्लस बी सर 0 जीरो नहीं आएगी यार, जीरो नहीं आएगी, ध्यान से देखो। अच्छा अच्छा सोचो, जब जब हमारी बोट आगे जा रही है तो उस पर क्या स्पीड है, टोटल स्पीड कितनी है उसकी, टोटल वीबी प्लस वी आर, यस ये तो है टोटल। और जो पानी में ऑब्जेक्ट गिरा है वो किस स्पीड पे चल रहा है? VR तो रिलेटिव कितना हुआ? अभी भी वीबी, तो हम यहाँ पर वीबी दिखाएंगे और ये स्पीड कितनी देर के लिए दिखाएंगे? तो ओनली फॉर 1 आवर, 1 आवर के लिए। 1 आवर के बाद सिचुएशन बदल गई। 1 आवर के बाद हमारी बोट इधर आ रही है, पीछे आ रही है, अब उसकी स्पीड वीबी माइनस वी आर है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट गिरा था वो तो अभी भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। अब इन दोनों का रिलेटिव, अपोजिट डायरेक्शन का रिलेटिव याद करो। दो चीजें जब अपोजिट चलती हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए उनके मैग्नीट्यूड ऐड हो जाती है। तो अब इन दोनों का रिलेटिव कितना आएगा? इसको और इसको ऐड करेंगे, वीबी, फिर वीबी आएगा, बट डायरेक्शन चेंज हो गई। तो फिर ये वीबी है। और ये बताइए, ऑब्जेक्ट गिरा बोट से था और मिला भी बोट को, तो बोट के हिसाब से क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका? अगर बोट पे कोऑर्डिनेट सिस्टम होता सर 0 बोट के हिसाब से तो डिस्प्लेसमेंट का हुआ ना, क्योंकि अगर बोट पे आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम होता तो ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे गिरा था और वो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्योंकि बोट के ऊपर है तो जब ऑब्जेक्ट मिला तब भी ओरिजिन है, डिस्प्लेसमेंट 0 है। और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया होता है, यानी जितना, और क्योंकि मेरे को 0 डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो जितना एरिया ऊपर है उतना एरिया नीचे होना चाहिए। तो अगर इधर और इधर वैल्यू सेम है और मुझे बराबर एरिया चाहिए तो जितनी ये लेंथ है उतनी ही लेंथ ये भी चाहिए। तो अगर ये 1 आवर है तो इसके बाद भी 1 आवर चाहिए, यानी कि टोटल टाइम शुड बी 2 आवर्स, यानी ये सब कुछ 2 घंटे में हुआ है। और अगर ये सब कुछ 2 घंटे में हुआ और उस 2 घंटे में ऑब्जेक्ट 6 किलोमीटर चला है 2 घंटे में, तो पानी किस स्पीड पर चल रहा भी? अगर 2 घंटे में 6 किलोमीटर चल रहे, सर 3 किलोमीटर। ये इसका दूसरा तरीका है। ये दोनों ही क्वेश्चन जो मैंने अभी डिस्कस किए ना वो इरडोक के क्वेश्चन हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है अपने लेवल पर, दोनों का तरीका यूनिक है, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन बार बार नहीं होते, मतलब ये मत सोचना कि ऐसा क्वेश्चन और भी होते नहीं, ये इकलौते क्वेश्चंस हैं जो बस इसके सिमिलरली क्वेश्चन कोई और नहीं होते। पहले वाले मेथड में वी भी एलिमिनेट हो रहा था। वो होगा, पता नहीं कैसे नहीं हो रहा, उसको हमने किया नहीं, लेकिन हो जाना चाहिए, उससे नहीं सर हो जाता है। अगर उस हो इक्वेशन रहा को पूरा हो रहा है सॉल्व सर। करेंगे तो वी भी कैंसिल हो जाएगा। यस सर, उससे निकल आएगा। आएगा तो उससे भी, लेकिन मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है
क्योंकि ये यूनिक क्वेश्चन था तो उसका एक सोल्यूशन भी यूनिक तरीके से आपको दिया मैंने। चलो भाई, है ना, टाइम हो गया। अब आप पूरा चैप्टर कंप्लीट करो अपना, कल जब अगली क्लास होगी तो उसमें फाइनल टचअप दे देंगे इसको। तो अपना पढ़ के आना, जो डाउट पॉइंट होंगे नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिए, खत्म करेंगे, फिर न्यूटन लॉ स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू। थैंक यू Thank you, sir. थैंक यू थैंक यू। Thank you, sir.